गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स, है ना। क्रैश कोर्स है जो फिजिक्स के लिए क्लास 12 का क्रैश कोर्स आज हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद से आगे सारे चैप्टर्स का आपका क्रैश कोर्स और रिलेटेड क्वेश्चन होगा, डिस्कशन होगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। आपको ये पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, है ना। पर ट्वेल्थ का अलग होगा, 11th का अलग होगा। तो ये आज हम लोग ट्वेल्थ का चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग कौन सा चैप्टर हम लोग का है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं जो है कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग चैप्टर 1 जो है उसका हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहली बात हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। आप लोगों ने कितने बार इसको पढ़ चुका है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब वो होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है प्रैक्टिकली रीजन में, है ना। उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, वो बेसिक पार्टिकल हुआ। बेसिक, बेसिक पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मैटर, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जिस कारण से क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना। वो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। कहने का मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। वो चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया? टू टाइप ऑफ चार्जेस, टू टाइप ऑफ चार्जेस नेमली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो तरह का चार्ज होता है ना। एक ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। based on the frictional electrostatic electricity produced by rubbing two unlike objects like amber and wood। बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में क्या हुआ था कि इन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे किया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया एम्बर और वुड को, आपस में उन्होंने रब किया एम्बर और वुड को। तो क्या हुआ कि एक हम लोग को चार्ज प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो वही एक जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया उसको पॉजिटिव चार्ज नेम किया गया, और दूसरा जो नेगेटिवली चार्ज हो गया उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, है ना। ये उनका एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग को पता चला था, है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, जो फ्रिक्शन से रबिंग के कारण जो प्रोड्यूस होता है उस वो क्या कैसे हो प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है एक ये पर्टिकुलर बॉडी है, एक पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है।
एक ही पर्टिकुलर बॉडी हुआ। एक पर्टिकुलर बॉडी हुआ। एक और बॉडी हम लोग सपोज कीजिए पर्टिकुलर बॉडी 1, इसको सपोज कीजिए आप ये एम्बर हुआ, ये वुड हुआ, आपस में हम लोग रबिंग किया गया। तो रबिंग के कारण क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना। थर्मल एनर्जी के कारण क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर बॉडी मान लीजिए एम्बर से ट्रांसफर होके इलेक्ट्रॉन्स वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रबिंग। थर्मल एनर्जी electrons are released। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो ये होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग को चार्ज में, ये क्रैश कोर्स है इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जा रहे कि किस तरह से चार्ज होता है क्या होता है ना। ये आपको अगर इसके बारे में टोटल डिटेल जानना है तो उसका फुल कोर्स भी है ना, वो उस पर आप रेफर कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स है लास्ट रिविजन के लिए जो आपको बोर्ड से पहले या एग्जाम से पहले आप रिवाइज इसको कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव चार्जेस, चार्जेस आर एडिटिव, एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, एडिटिविटी होता है, चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है। कहने का मतलब है आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं। देखिए चार्ज आर द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए ये स्केलर क्वांटिटी है and they add up like real number। it means if a system consists of n charges, एक सिस्टम है ना n चार्जेस का एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है ना। तो उसमें क्या होगा, टोटल अगर क्यू नेट हम लोग को चाहिए, क्यू नेट अगर सिस्टम का चाहिए हम लोग को, क्यू नेट ऑफ सिस्टम, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम हुआ, तो ये क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7। ठीक है, अगर इसमें इससे ज़्यादा चार्जेस होंगे, मान लीजिए और भी चार्जेस हैं Q7 Q8 से लेकर Qn तक है ना, तो ऐड होते जाएंगे Q8 Q9 से लेकर ये Qn तक ऐड होते चले जाएंगे। तो ये हुआ इसका एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए द टोटल चार्जर ऑफ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। एक और इसमें आपको जानना है कि कहने का मतलब है अगर ये चार्जेस है इसमें Q1 कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट सिस्टम, देखिए एक दूसरा सिस्टम आप सपोज कीजिए जहां पर Q1 है माइनस Q2 है Q3 है माइनस Q4 है Q5 है Q6 है माइनस Q7 है। ठीक है, तो ये भी एडिटिव होगा, ये सिस्टम का अगर हम लोग Q नेट निकालेंगे तो ये एडिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसका सिंबल हम लोग को देख के चलना है। Q1 होगा प्लस, अब देखिए Q2 नेगेटिव है
माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस माइनस Q7। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा चार्जेस का, हम लोग को माइनस करते जाना है। जहाँ हम लोग साइन देखेंगे पॉजिटिव के लिए मैग्नीट्यूड, उसका आगे का साइन होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्जेस के लिए आगे नेगेटिव लगेगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे। जो भी इसमें नेट चार्ज आएगा वो सबका समेशन हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस साइड ऐड करेंगे हम लोग। ये बात हुआ एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, conservation of electric charge. The total charge of an isolated system is always remains conserved. That is, initial and final charge of a system will be same. कहने का मतलब है कि अगर एक सिस्टम है, इसमें इनिशियल और फाइनल जो भी चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा, है ना। ये होता है इसका चार्ज का प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चार्ज अगर ट्रांसफर नहीं होगी, अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, सपोज कीजिए ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें चार्ज है मान लीजिए Q1 Q2 Q3 Q4, ये इनिशियल चार्ज है। और फाइनल देखिए, ये भी आइसोलेटेड सिस्टम है, वही सेम सिस्टम है। इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 ये कंजर्व रहेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, जो इनिशियल चार्ज था वो फाइनल चार्ज है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना। यहाँ से कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है और कोई चार्ज रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको देख के चलना है। अब अगला प्रॉपर्टी देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, charges charges exist in a discrete amount rather than continuous value, and hence they are said to be quantized। यहाँ क्या होता है, q is equals to n into e, या इसको लिख सकते हैं q is equals to प्लस माइनस n into e। e क्या है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई लिखा हुआ है, वेयर एन इज द इंटीजर एंड ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज आप देख लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। कूलम होता है चार्ज का यूनिट, है ना। ये आप देख लीजिए, आगे देखिए। अब देखिए सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ये तो एसआई यूनिट में आपको पता है कि कूलम होता है ना। चार्ज के यूनिट एसआई यूनिट में कूलम होता है। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ईएसयू और स्टैट कूलम। ठीक है, ये होता है पहला इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, और स्टैट कूलम भी होता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू और एबी कूलम। ठीक है, एबी कूलम इज इक्वल टू 10 to
कूलम इज इक्वल 3 into 10 स्टैटिक कूलम होता है, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों ने देख चुका है, ये कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है सीजीएस यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, स्टैट कूलम होता है, ये सब कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि भी कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा कि कूलम का ऐसा यूनिट के सिवा ये सब में से कौन सा यूनिट होता है कूलम का, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। दो substance which readily allows the flow of allows the passage of electricity through them are called conductor, ठीक है। दो substance which readily allows the passage of the electricity through them are called conductors, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो इजीली अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है तो क्या करेंगे, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देंगे, ठीक है। अलाउस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अलाउस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के केस में। अब इंसुलेटर क्या होता है, एग्जांपल मेटल, जितना भी हम लोग को मेटल्स हुआ है ना, द अर्थ वेयर इज दो सब्सटेंस व्हिच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। आप देखिए ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस which offer high resistance to the passage of electricity are called insulator, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस दो सब्सटेंस which offers high resistance to the passage of electricity are called insulator, ठीक है। एग्जाम्पल प्लास्टिक रॉड, नाइलन, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। रेजिस्टेंस ये सब के रिलेटेड हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ठीक से इसके बारे में डेफिनेशन से लेकर हर कुछ क्लियर करेंगे, है ना। तो अभी आपको इतना जाना है रेजिस्टेंस मतलब उसको रोकने का, है ना। प्रतिरोध आप लिख सकते हैं इसको, प्रतिरोध, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ना। कहने का मतलब है उसको इजी पैसेज नहीं दिया जाएगा, करंट को बहुत मुश्किल से और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो कर पाएंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा। हाई रेजिस्टेंस दिया जाएगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, नाइलन होते हैं, ठीक है। अब आप देख लिए, आपको पता चल गया चार्जेस के बारे में, दो तरह का चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब उसके बीच का, अब जैसे दो चार्जेस हैं आपस में, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हो या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो, क्या होगा आपस में उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। आपको ये पता है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो वो अट्रैक्शन और फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होगा, वो फोर्स का क्वांटिटी क्या होगा, वो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ फोर्स, वही हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को पता चलता है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट the electrostatic force of attraction or repulsion acting between the two stationary point, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट के बीच में जो दो चार्जेस रखे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे दोनों नेगेटिव चार्ज हो, देखिए एक ये पॉजिटिव चार्ज हुआ,
ये भी पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, आपको रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स। ठीक है, और यहाँ क्या लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। ठीक है, वही अब आपको इसका ये जो फोर्स है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब उस फोर्स का आपको यूनिट जानना है, यूनिट क्या होगा देख लीजिए, है ना। F इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, F इज इक्वल्स टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये उसका फोर्स होता है। ये उसका यूनिट होगा। ठीक है, it states that electrostatic force of attraction or repulsion act in between the two stationary charge is given by F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, where Q1 where Q1 and Q2 are the stationary point charges and Q1 and Q2 are is separated by by distance r, है ना। सेपरेशन r होगा बिटवीन देम इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए ये एप्सिलॉन हम लोग यूज करते हैं। एप्सिलॉन हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, ये एयर और वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस है एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका आपको अब यहां देख लीजिए, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका यूनिट। और एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का क्या वैल्यू होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया, है ना। ये आपका वैल्यू यहाँ पे पुट होगा, इसको आप सीधा लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया, है ना। अब देखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट अब होता क्या है कि ये आपका केस होता है वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट कब आता है, आपको वैक्यूम का केस में आता है ना, और या तो किसी एयर के केस में आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एयर और वैक्यूम।
ठीक है। अब क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q and Q2 लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R इन द मीडियम अदर देन फ्री स्पेस। अगर फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम हो, कोई डाइलेक्ट्रिक हो, है ना, तो वहां पर किस तरह का फोर्स आता है वो हम लोग को देखना है। F इज एक्सप्रेस्ड एज 1/4 पाई ठीक है, Q1 Q2 बाई R², ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं क्लियरली, F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R², ठीक है, ये हो गया। वेयर एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, परमिटिविटी हो गया ऑफ द मीडियम। मीडियम का कुछ परमिटिविटी होगा। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है कि कितने अलाउ कर सकते हैं, है ना, कितना अलाउ करता है एक पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने का, वही इसमें डायरेक्शन है। तो एक मीडियम में कितना पास होता है वो आपको लिखा हुआ है। द चार्जेस इन वैक्यूम एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन व्हेन दे आर शिफ्टेड इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर लिखते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है एंड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। उसको रिलेटिव परमिटिविटी को एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं मटेरियल का, है ना। ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का क्या फोर्स होगा आपका, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान लीजिए Q1 चार्ज हुआ, ये Q2 चार्ज हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो गया, तो Q1 Q2 बाई R², ठीक है। यहाँ भी सेम केस होगा, ये Q1 लीजिए, इसको Q2 मानिए, और ये R है, तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना। तो ये फोर्स का Q1 Q2 का, ये दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं Q1 और Q2 का। अगर हम लोग Q1 Q2 मैग्नीट्यूड इक्वल ले रहे हैं तो फोर्स ये होगा। यहाँ इस केस में रिपल्सिव फोर्स होगा, इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। ये हम लोग को देख लेना है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ चुका है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे, हम लोग को इनिशियल और फाइनल चार्ज पे, वो पाथ पे हम लोग को डिपेंड नहीं करता है। ये फोर्स, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। कंजर्वेटिव होते हैं, इनिशियल और फाइनल चार्जेस वो पॉइंट पे, वैल्यू पे अपने डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड नहीं करते हैं किस बात से उसको लाया गया है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। वर्स अगेंस्ट दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब आता है हम लोग को पिक्चर में, जब एक से ज्यादा चार्जेस होंगे। मान लीजिए कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 और Q6, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए Q3 हम लोग पॉइंट है ना, Q3 चार्ज हम लोग देखते हैं। तो Q3 पे Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा, Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा, Q5 के कारण भी, Q6 के कारण भी और Q4 के कारण भी हम लोग को फोर्स लगेगा। ये सारे चार्जेस इंटरेक्शन में। उसी तरह का सेम केस होगा Q2 में, इसके कारण Q1 के कारण भी लगेगा, Q4 के कारण भी लगेगा, Q3 के कारण भी लगेगा, Q5 के कारण भी लगेगा और Q6 के कारण भी फोर्स लगेगा। तो सारे फोर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी आइसोलेटेड नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर रीजन में उसके रीजन में आ गए हैं तो वो इंटरैक्ट करेंगे। उसी को हम लोग फॉलो करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्सेस द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a given charge particle Q naught due to a system of electric charge particle is equal to the vector sum of the force exerted on it due to all the charges particle of the system. The force between the two charge is not affected by the presence of other charges. ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज अगर प्रेजेंट है तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा, है ना। लेकिन क्या होगा कि ये दो चार्जेस है, कहने का मतलब है एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है, ये प्लस Q1 Q2 और ये Q3, तीन चार्जेस हैं तो तीनों में फोर्स लगेंगे। ये इसको मान लीजिए आप F12 F23 F13, ठीक है। ये तीनों चार्जेस प्रेजेंट है तो क्या है, आपस में ये लोग फोर्स लगाएंगे और फोर्स का सम क्या होगा, है ना। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट F जो टोटल नेट आएगा ये क्या होगा, F12 प्लस F23 प्लस F13 होगा, ठीक है। ये होगा F नेट, F नेट ये होगा आपको, ठीक है। ये आपको टोटल इसके बारे में दिया रहेगा। और क्या होगा, वो इंडिविजुअल चार्जेस पर डिपेंड करेंगे। जैसे ये दोनों के बीच में F2 चार्ज आ रहा है तो इसके कारण कोई फोर्स नहीं आएगा इस पे, है ना। ये दोनों पे चार्ज आ रहा है तो इस पे Q2 कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इंडिविजुअली ये दो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो ये होगा, वो क्या होगा, जिसे आप उसको आप 3D में देख लीजिए। ये हो गया आपका F
F02 F03 F01, ठीक है, ये 3 चार्ज लीजिए। अब क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आप, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। और टोटल नेट क्या है, ये R है ना, Rn मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, फोर्स F0 इज इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F03। इस तरह से अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो Fn तक वो ऐड होते रहेगा, उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपका, और ये क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई R01 का होल क्यूब इंटू R01 प्लस ये एक हो गया। फिर इसी तरह से सिमिलर दूसरा का, सब इसमें 1/4 पाई कॉमन ले लीजिए, Q2 Q0 बाई R02 का होल क्यूब R02 प्लस इस तरह से सब चलते जाएंगे, यही होता है सुपरपोजिशन। कहने का मतलब है टोटल जितना भी चार्जेस है उससे इंडिविजुअल चार्जेस का जो फोर्स होगा सब एडिटिव होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आगे के क्लास में हम लोग आगे इससे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से चार्जेस के बारे में हम लोग और होता है ना, और इस क्रैश कोर्स को आगे ले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।